भिवानी पहुंचने पर बाबा रामदेव का जबरदस्त विरोध। आईएमए, किसान और कई संगठनों ने दिखाए काले झंडे। रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 21 जून से 18+ को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन और दिवाली तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले ओपी धनखड़। संगठन विस्तार और राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब में आज से बड़ी राहत, शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं दुकानें। शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन खत्म, सिर्फ रविवार को ही रहेंगी पाबंदियां। अगले हफ्ते से खुल सकते हैं जिम, रेस्टोरेंट। और हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन से सिरसा के व्यापारी नाखुश। दुकानें खोलने की टाइमिंग बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। ऑड इवन फॉर्मूले पर भी जताई नाराजगी। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव के साथ, जिन्होंने भिवानी पहुंचने पर जिनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आईएमए, किसान और कई संगठनों की ओर से काले झंडे बाबा रामदेव को दिखाए गए और उन पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। तो भिवानी पहुंचने पर रामदेव का जबरदस्त विरोध हुआ है। गाड़ी से ही नहीं उतर पाए बाबा रामदेव क्योंकि विरोध इस कदर हो रहा था। तो बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की ओर से मांग की जा रही है। डीसी और एसपी से रामदेव को गिरफ्तार करने की मांग की है। हरियाणा आने पर बाबा रामदेव के विरोध की चेतावनी पहले से ही दी गई थी, लेकिन प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ। इसलिए जब रामदेव भिवानी पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें कि ये एलोपैथी और होम्योपैथी को लेकर जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेशक बाबा रामदेव की ओर से अपने बयान पर कहा भी गया था, स्पष्टीकरण देते हुए कि उन्होंने उस संदर्भ में नहीं कहा था, लेकिन क्योंकि एलोपैथी को लेकर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया था और होम्योपैथी को ही सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ बताया था, जिसको लेकर जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध बाबा रामदेव को अब हर जगह अपना देखना पड़ रहा है और भिवानी पहुंचने पर उनका जबरदस्त विरोध हुआ। वो इंजीनियर को भी नकली बता रहा है, पायलट को भी नकली बता रहा है, डॉक्टर को भी नकली बता रहा है, अध्यापकों को भी नकली बता रहा है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है और देश में अंधविश्वास फैला रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, यहाँ का प्रशासन उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हम किसान सभा के लोग जनता के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस ढोंगी बाबा ने जो डॉक्टरों के बारे में बोला है, टीचर्स के बारे में बोला है, इंजीनियर के बारे में बोला है, तो इसके खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर किया जाए। तो जगबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो जगबीर, मामला एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी का रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल जो विरोध हुआ उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी अमित, जिस प्रकार से बाबा और आईएमए के बीच खींचतान चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक दूसरे पर केस दर्ज करने की, गिरफ्तार करने की दोनों मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे कल देर रात भिवानी में रामदेव के आने की बात जो आईएमए है, किसान है, उनको पता चली तो वो उनका विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए, जिसके चलते बाबा रामदेव का काफिला कई जगह रुक भी नहीं पाया और बाबा रामदेव उतर भी नहीं पाए। हालांकि कई जगह बाबा रामदेव ने अपने कार्यक्रम किए, कई प्रतिष्ठानों में भी वो गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आईएमए के बीच और बाबा रामदेव के बीच खींचतान है उसके चलते जो है अब किसान और महिला संगठन भी आईएमए के साथ आ गए और सबका कहना कि बाबा रामदेव जो है वो अपनी शब्दावली का सही प्रयोग नहीं करते, हर किसी को, हर वर्ग को के खिलाफ वो जो है अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, जिसके चलते वो हरियाणा में उनको घुसने नहीं देंगे और जब भी हरियाणा में आएंगे तो हर संगठन उनका विरोध करेगा। इसके साथ ही जो
IMA है और किसान और महिला संगठन है, उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग भी की है। हालांकि इस दौरान जो है मीडिया ने बाबा रामदेव से बात भी करना चाहिए, लेकिन बाबा रामदेव मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही चल दिया है। उन्होंने इस स्थिति को भांप लिया था कि कहीं न कहीं जबरदस्त विरोध हुआ और इसी के चलते सवाल भी हो सकते हैं, जिससे बचने के लिए बाबा रामदेव ने मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। जी जगबीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात इस कदर बन गए कि रामदेव अपनी गाड़ी से भी उतर नहीं पाए और उनका काफिला वहीं से रवाना हो गया, जबकि उन्हें पहले जो प्रोग्रामों में शिरकत की थी उसके बाद भी उन्हें कई समागमों में हिस्सा लेना था, लेकिन उनके विरोध के चलते वो गाड़ी से ही नहीं उतर पाए। तो डीसी और एसपी से बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग भी प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई है और रामदेव पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। और अब बात करते हैं गुरमीत राम रहीम की, जो गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती है। लेकिन आज खबर सिर्फ राम रहीम का बीमार होना या उसकी कोरोना रिपोर्ट नहीं, बल्कि वो एक मुलाकात भी है जिसके लिए राम रहीम कब से बेताब था। ताउम्र जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को बीमार होते ही सबसे खासम खास तीमारदार मिल गया है। ये खासम खास तीमारदार कोई और नहीं बल्कि बाबा की परी हनीप्रीत ही है, जो सोमवार को बेहद ही गुपचुप तरीके से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंची और बाबा की अटेंडेंट बन गई। खबर पक्की है कि सोमवार को सुबह करीब 8:30 बजे हनीप्रीत अस्पताल पहुंची, फिर 9वीं मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 4643 में भर्ती राम रहीम से मिली और अस्पताल की तरफ से हनीप्रीत को जो पास दिया गया है वो 1 हफ्ते तक मान्य है, यानी 15 तारीख तक हनीप्रीत बेरोक टोक बाबा से मिल सकती है। हनीप्रीत के हॉस्पिटल दौरे के बीच एक और अहम खबर सामने आई। खबर यह कि एक दिन पहले जिस बाबा को कोरोना का मरीज बताया जा रहा था, दरअसल वो अब टेस्ट में नेगेटिव निकला, यानी हनीप्रीत से मिलने के दौरान ज्यादा बंदिशें भी नहीं होंगी, लेकिन इन मुलाकातों पर निगाहें पुलिस और प्रशासन दोनों की होंगी, क्योंकि हनीप्रीत पर पंचकुला की हिंसा की साजिश रचने जैसा संगीन इल्जाम भी है और प्रशासन किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि बीमार बाबा से मुलाकात के दौरान कोई नई साजिश रची जाए। इससे पहले बाबा को मिली पैरोल पर भी पंजाब से लेकर हरियाणा तक में खूब बवाल हो चुका है। तब बाबा अपनी बीमार मां को देखने गुरुग्राम पहुंचा था, लेकिन अब खुद बाबा बीमार है और मिलने कोई और नहीं, वही हनीप्रीत पहुंच रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। तो राम रहीम को मिली पैरोल पर जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि राम रहीम को पीजीआई रोहतक के बजाय क्यों गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती करवाया गया है। पहले पेट में दर्द हुआ था, उसका हमने रोहतक पीजीआई नज़दीक है, हमारा बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ रेफ़र करे। मॉर्निंग लेके गए, इवनिंग वापस लेके आ गए थे। उसमें जाने के बाद उन्होंने 2 टेस्ट और रिकमेंड कर दिए कि वो आप बाहर से कराएं, या एम्स में करवाएं या फिर मेदांता में करवाएं। एम्स में क्योंकि आजकल कोविड करके वो बंद था, तो वो टेस्ट मेदांता में होंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिख के दिया तो हमने उन्हें वहाँ भेज दिया। अब वो वहाँ गए हैं, अब टेस्ट होंगे, कल गए, अभी टेस्ट कब तक उनके होंगे। फिर वहाँ जाने के बाद जब टेस्ट लेने लगे तो उन्हें पॉजिटिव हो गए तो फिर आइसोलेशन में रख दिया। देखिए, हमारा काम है कि वो कस्टडी में रहें, पूरी निगरानी में रहें, ये हमारा जेल के हिसाब से एक फ़र्ज बनता है। कौन उन्हें मिलता है कौन नहीं मिलता, इस बात का मैं कभी ना इसको खबर लूँगा, ना मुझे जानकारी चाहिए। मुझे क्या वहाँ अपनी कस्टडी।
और अब बात करते हैं वैक्सीन की। 21 जून से 18 प्लस को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने 2 और बड़े ऐलान किए हैं और देशवासियों को अफवाहों से दूर रहने की भी नसीहत दी है। ऐलान नंबर 1, भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। ऐलान नंबर 2, आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। ऐलान नंबर 3, कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। करीब 32 मिनट का था ये संबोधन, जिसमें देश के हर शख्स के मन की बात हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद के सबसे बड़े ऐलान हुए। इस संबोधन के जरिए विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी दिया गया जिसमें केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। बता दें कि अब तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब टीकाकरण का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। मतलब ये कि प्राइवेट अस्पतालों में जारी रहेगा टीकाकरण, लेकिन किस कीमत पर, ये भी आप जान लीजिए। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाई, लोगों ने जान गंवाई, करोड़ों लोगों पर इसकी मार पड़ी। इसकी वजह से ही केंद्र के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लापरवाही की वजह से ही कोरोना ने पलटवार किया। साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल मानने की अपील की। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों से अफवाहों से बचने की नसीहत दी और उन तमाम सियासतों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जो टीकाकरण को लेकर की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 21 जून से अब 18 प्लस के जितने भी युवा हैं उनको मुफ्त वैक्सीन लगेगी और जो वैक्सीन की खरीदो फरोख्त है वो केंद्र सरकार ही करेगी और प्रदेश सरकार जिम्मा देखेगी वैक्सीन लगाने का। तो अब बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ की, जो दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में धनखड़ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। न्यूज़ 18 से बातचीत में धनखड़ ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के विकास और राजनीतिक मसलों पर पार्टी अध्यक्ष के साथ चर्चा की और साथ ही संगठन विस्तार को लेकर भी बातचीत की है। बहुत सारे विभाग और प्रकोष्ठ होते हैं, उनके भी मुख्यमंत्री वगैरह थे, उन्हें तो संगठनात्मक विस्तार को लेकर उसके साथ विमर्श हुआ। उसके साथ साथ जो हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक स्थितियाँ हैं और कोरोना के बाद जिस प्रकार से सेकेंड वेव कोरोना की आई, उसमें से किस तरह से सुधार की तरफ हम जा रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं, इन सारे विषयों को लेकर लंबी वार्ता हमारी हुई। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है। जी हां,
न्यूज 18 से खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि उन्होंने महामारी में विपक्ष और सरकार दोनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में चूर है और मुख्यमंत्री ने पत्रों का कोई जवाब ही नहीं दिया और न ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और किन मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज ज्ञापन सौंपा गया है आप लोगों की ओर से चंडीगढ़ में आकर के, प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद थे, क्या मुख्य कारण रहे? देखिए, देश भर में हम हर राज्य में ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के सामने हम ये बात रखना चाहते हैं कि आज के दिन हमारे पूरे देश में एक ही मांग है और एक ही सवाल है कि ये महामारी से कैसे लड़ा जाए, और आगे आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आ जाती है जिसका अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, तो ये सरकार क्या करेगी? जवाब एक ही आता है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमें अभी सामने कोई रोड मैप इस सरकार का नज़र नहीं आ रहा। तो कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए और मुफ्त में होना चाहिए, और इसका जो भी इस पर खर्चा हो सरकार को वहन करना चाहिए। वैक्सीन के लिए लगातार सरकार कह रही है कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी वैक्सीन हम बांट करके राज्यों को दे रहे हैं, तो कहाँ कमी लगती है कांग्रेस को कि कमी रह रही है? कमी तो इस सरकार की सोच की है और नीतियों की है। आप खुद देख लीजिए कि कभी ये कह दे, एज का अनाउंस कर देते हैं कि फलानी तारीख से इस एज के लोगों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए। क्या आपके पास इतना सिंपल सरल आपके पास आंकड़ा नहीं था, इतना सिंपल हिसाब नहीं था कि हमें कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है और कितनी हमारे देश में प्रोडक्शन है? और अगर आपको ये मालूम था तो आपने, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं सुनिश्चित किया, जो आप बात करते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, शायद अब ये भूल गए हैं ये शब्दावली, क्यों नहीं आपने सुनिश्चित किया कि इतनी वैक्सीनेशन हमें मिले, इतने वैक्सीन्स हमारे देश में आए? लेकिन आपके पास कोई नीति नहीं। अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो कोरोना के इस दौर में हरियाणा की सरकार और विपक्ष आमने सामने है, तो दूसरी ओर हरियाणा में लॉकडाउन यानी कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें बंदिशें नहीं बल्कि रियायतें ज्यादा हैं। बाजार भी पहले के मुकाबले ज्यादा वक्त तक खुलेंगे, लेकिन कुछ एक जगह पर व्यापारी विरोध में उतर आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के मरीज कम होने लगे तो हरियाणा सरकार ने भी बंदिशों को शर्तों के साथ रियायत में बदलना शुरू कर दिया। सुनसान रहे बाजार फिर से गुलजार होने लगे और मॉल में चहल पहल लौटने लगी, लेकिन सरकार की ये रियायतें भी व्यापारियों को नागवार गुजर रही। खासकर बाजार में मौजूद दुकानदारों को नई शर्तों के साथ बाजार खुलने के पहले ही दिन व्यापारी फैसले के विरोध में उतर आए। कई शहरों में व्यापारियों को ऐतराज इस बात पर है कि दुकानों के लिए तो सरकार ने ऑड इवन का फॉर्मूला लागू कर दिया, लेकिन मॉल के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। गाइडलाइन जो है ना कल का आई है वो व्यापारियों के हित में नहीं है। मॉल सारे खोल दिए गए, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। शराब की दुकानें रात तक खोल दी गई, बड़ी छूट मिल गई, वहाँ भीड़ नहीं, वहाँ कोरोना नहीं। बैंक खोल दिए गए, सब कुछ खोल दिया गया, बसें खोल दी गई, सभी चीज़ें, सरकारी ऑफिस जितने भी हैं और सरकारी प्राइवेट सब ऑफिस खोल दिए गए। यहाँ तक भी मंदिरों में भी वो छूट दी गई है, हर जगह छूट दी गई है, और व्यापारी के ही कोरोना बैठा हुआ है। और मंजूर नहीं। 14 जून तक लागू नई गाइडलाइंस के मुताबिक बाजार में मौजूद दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगे, जिसके लिए मॉल्स को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। साथ में होटल और रेस्टोरेंट को भी राहत दी गई है। यहाँ 50% सीटिंग की इजाजत दे दी गई है, जिसका स्वागत भी हो रहा है। कुछ एक जगह पर विरोध के बावजूद ज्यादातर जगहों पर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बिल्कुल सर, बहुत फर्क पड़ेगा इससे हमारा काम भी बढ़ेगा। जो लोग बैठे हुए तब कब वापस काम पे जॉब पे कर पाएंगे, और जो लेबर वापस गई हुई है बल्कि वो भी वापस उनके फोन आने वापस शुरू हो चुके हैं कि हम वापस आ रहे हैं।
हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 95% से ऊपर है, यानी एक महीने पहले जो हालात थे अब उससे एकदम जुदा। इसलिए बंदिशें रियायत में बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद लापरवाह हो जाएं। अभी भी वही नियम अपनाने होंगे जो कोरोना को दूर रखने में कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।